Hello everyone and welcome back to my channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल मैं इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ा रही हूँ और हमारी इकोनोमेट्रिक्स जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। आज के टॉपिक के बाद केवल एक टॉपिक बचेगा, दैट इज टाइम सीरीज एनालिसिस, और नेट के लिए जितना भी स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स इंपॉर्टेंट है वो सब फिनिश हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम डिस्क्रीट चॉइस मॉडल को पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको इससे पहले किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूं। चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमें आज की वीडियो में क्या पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हमें पढ़ने डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स। ठीक है, अभी तक हमने इकोनोमेट्रिक्स में जितने भी मॉडल पढ़े हैं उसमें y होता था और x होता था, यानी कि हमें डेटा सेट गिवन होता था जिसमें से एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता था और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। ठीक है, इसमें से क्या हो सकता है कि कभी x को हम डिपेंडेंट ले लेते हैं, y को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, वाइस वर्सा किसी भी तरीके से ले सकते हैं। और हमारा जो मॉडल रेडी होकर आता था वो कुछ इस तरीके से दिखता था, y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स आई प्लस म्यू आई। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिशन, यानी कि जब हम अपनी मर्जी से जब आपने कई बार आपने कोई भी जजमेंट देखा होगा, उसमें लोग बोलते हैं कि आपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया है। डिस्क्रिशनरी पावर का क्या मतलब होता है कि इंसान को जो अपना सही लगता है, जो उसका खुद का ओपिनियन है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है, तो वो क्या हो जाता है? डिस्क्रिशनल हो जाता है उसका। मेरा डिसीजन है, अब जैसे कि मुझे खाना खाना है या नहीं खाना है, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा डिस्क्रिशन है। तो डिस्क्रीट में क्या होता है? हम बहुत सारी चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा डिस्क्रीट। चॉइस का क्या मतलब है? ऑप्शंस में से चूज करना। ठीक है, और मॉडल्स तो आपको पता ही होगा, हम इकोनोमेट्रिक्स में मॉडल बनाना ही तो सीखते हैं। अब मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि चॉइसेस कैसी कैसी होती हैं। देखिए, एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के पास क्या चॉइसेस हो सकते हैं? इंडिविजुअल के पास चॉइसेस हो सकती हैं, उसे काम करना है या लेजर आराम करना है। दूसरी चॉइस हो सकती है उसे अपनी इनकम को सेव करना है या फिर कंज्यूम करना है। तीसरी इनकम हो सकती है कि उसे शादी करनी है या नहीं करनी है। तीसरी चॉइस हो सकती है कि उसे शादी करनी है या नहीं करनी है। इसी तरीके से इंडिविजुअल के पास बहुत सारी चॉइसेस होती है। सेम वे कोई अगर फर्म है, कोई कंपनी है, तो उसके पास भी डिफरेंट चॉइसेस हो सकती हैं, जैसे कि उसको अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है या कॉस्ट कम करनी है, उसको अपनी सेल्स बढ़ानी है या सेल्स को कम करना है। मोनोपोली के पास चॉइस होती है कि उसको न्यू प्लांट ओपन करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, चाहे फिर वो कंज्यूमर हो या प्रोड्यूसर हो या फिर एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो, डे टू डे लाइफ में हर किसी के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ लिमिटेड चॉइसेस बताई हैं जो लोगों की होती हैं। इससे भी ज़्यादा हम दिन भर में न जाने चूज करते हुए कितने फैसले लेते हैं। तो ये जो इंडिविजुअल है और जो फर्म है, तो इंडिविजुअल के कुछ अपने फैसले होते हैं, फर्म के अपने कुछ फैसले होते हैं, और इन फैसलों को जो लेने का बेसिस होता है, हम किस तरीके से इन फैसलों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं इकोनोमेट्रिक्स मॉडल में, यही हमें डिस्क्रीट चॉइस मॉडल में पढ़ना है। इसको हम क्वालिटेटिव चॉइस एनालिसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव चॉइस एनालिसिस। इसमें क्या होता है? जो क्वालिटी होती है, यानी कि इसमें कोई भी क्वांटिटेटिव नंबर नहीं होता है। जैसे अभी तक हमने ओएलएस एस्टिमेट को पढ़ा था, तो ओएलएस एस्टिमेट में क्या था? एक हमारे नंबर होते थे, काउंटिंग होती थी, क्वांटिटी एग्जैक्ट होती थी। इसमें क्वांटिटी नहीं होती है, इसमें क्वालिटी फैक्टर होते हैं। इंसान हम ऑनेस्ट है या नहीं है, हमें काम करना है या नहीं करना है, फर्म को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। इसीलिए हम इसको क्वालिटेटिव चॉइस एनालिसिस भी बोलते हैं। और जो हमारे पास क्वालिटेटिव चॉइस एनालिसिस होते हैं, उसकी 3 प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमेशा हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम डिस्क्रीट चॉइस मॉडल को पढ़ेंगे। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो चॉइस करने के लिए अल्टरनेटिव है, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव शुड बी फाइनाइट। नंबर ऑफ अल्टरनेटिव इज फाइनाइट। ठीक है,
फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब आप जानते होंगे। इनफाइनाइट का मतलब होता है जब जिसका कोई अंत ही ना हो, बहुत सारे नंबर, अनलिमिटेड नंबर हो तो वो इनफाइनाइट होता है। लेकिन हमारे जो चॉइस की प्रॉपर्टी है वो क्या है कि फाइनाइट होने चाहिए। 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1000 ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो फाइनाइट होने चाहिए, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं होने चाहिए, यानी कि हम उनको काउंट कर पाए एट द एंड ऑफ द डे। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमारी होती है वो होती है ऑल्टरनेटिव जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से क्या मतलब है, अगर ये कोई हमारा सेट है जिसमें लेट्स से n चॉइसेस अवेलेबल हैं, 1 से लेके n तक चॉइसेस जो है वो अवेलेबल हैं, अगर मैंने 1 को चूज कर लिया है तो मैं फिर 2 को चूज नहीं कर सकता हूं, यानी कि मैं किसी एक को ही चूज कर सकता हूं, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो सेट होता है ऑल्टरनेटिव का, सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव, इट मस्ट बी एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव से क्या मतलब है, एग्जॉस्टिव से मतलब ये कि जितने भी ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं वो सारे सेट में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई और ऑल्टरनेटिव भी है जो कि सेट में ही नहीं है। अब इसका एग्जांपल क्या है कि कोई एक इंसान है, वो अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहता है, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कराने के लिए वो किसी एक ऐसे इंसान के पास जाता है जो कि इंश्योरेंस करता है, तो जो उसका सेट होगा उस सेट में सारी इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। लेट्स से जेड इंश्योरेंस पॉलिसी है, 26 इंश्योरेंस पॉलिसी हैं, तो 26 की 26 इंश्योरेंस पॉलिसी में से वो चूज कर सकता है और उसका जो सेट है वो 26 पॉलिसीज का है। इसीलिए जो हमारा सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव है वो एग्जॉस्टिव होना चाहिए। ये 3 प्रॉपर्टीज जो है इसको ध्यान में रखना है, और इसको ध्यान में रखना इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे हम आगे जाके मॉडल को बनाएंगे। देखिए 3 प्रॉपर्टीज सेट है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बाइनरी मॉडल को चूज करेंगे, यानी कि कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास केवल 2 ही चॉइस है। बाइनरी मॉडल क्या होते हैं, जिसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। अब किसी के भी पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो किस तरीके से फिर मॉडल बनेगा ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अभी जो मैं आपको मॉडल सिखाऊंगी उसी मॉडल के बेस पे मैं आपके जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल, लॉजिट मॉडल और प्रोबेबिलिटी मॉडल, उसका बेस क्लियर करने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी कि वो मॉडल होते क्या हैं, ठीक है। बाइनरी चॉइसेस होती हैं। बाइनरी का क्या मतलब है कि किसी भी इंसान के पास 2 ही चॉइसेस हैं, और 2 चॉइसेस जैसे कि मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया था, एक इंसान के पास चॉइस है या तो वो काम करे या फिर वो आराम करे। अगर वो काम करता है, ठीक है, अगर वो काम करता है तो y इज इक्वल टू 1 और वो आराम करता है तो y इज इक्वल टू 0। इतने में किसी को कोई डाउट है, इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ी थी तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में पढ़ा था कि इंसान अपनी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड करता है कि वो वर्क करेगा या फिर वो आराम करेगा, यानी कि उसके जो वेज रेट होंगे वो डिसाइड करेगा। अब लेट्स से ये है यूटिलिटी, ये यूटिलिटी लेट्स से यूटिलिटी है, यूटिलिटी 1 जो है जो उसको काम करके यूटिलिटी मिलेगी, और यूटिलिटी 0 यानी कि जो उसको आराम करके यूटिलिटी मिलेगी। अब मुझे आप एक बात बताइए कि इंसान काम कब करेगा, इंसान काम तब करेगा ना जब उसकी काम करने की यूटिलिटी जो है वो या तो लेजर के काम करने से ज्यादा हो या फिर बराबर हो, एटलीस्ट बराबर हो। लेकिन मैं काम करना कब पसंद करूंगी, जब मुझे आराम से ज्यादा काम पसंद होगा, मैं तभी तो काम करूंगी। अगर मुझे आराम ज्यादा पसंद है तो मैं नहीं करूंगी। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 0, ठीक। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे कि एज हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, जेंडर हो गया, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया। ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सारे फैक्टर भी आपके एम्प्लॉयबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, और उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के लिए अब हम क्या करेंगे, एक वेक्टर मान लेंगे। वेक्टर जैसे कि आपने मैट्रिसेस में पढ़ा होगा, वेक्टर में क्या होता है, मैट्रिसेस होती है जिसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्टर्स लिखे हुए होते थे। पहले होता था A1, फिर A21, A31, तो ऐसे डिफरेंट सारे फैक्टर्स का एक मैट्रिसेस बनेगा जिसको हम इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट J अकर्स। इवेंट J क्या है, इवेंट J है कि ये इंसान काम करने का डिसाइड करता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी Y1 इज इक्वल टू J, काम करने का डिसीजन लिया है उस बंदे ने, इज इक्वल टू G में क्या है, रिलीवेंट इफेक्ट और पैरामीटर्स, ठीक है।
रिलीवेंट इफेक्ट्स और पैरामीटर्स का क्या मतलब है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैट्रिसेस जो है उसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें P निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि वो जो इंसान है वो काम करने का डिसीजन लेता है। अगर y इज इक्वल टू 1/x, y1 इज इक्वल टू 1/x, कब वो काम करेगा, जब प्रोबेबिलिटी कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, ये वाली कंडीशन फुलफिल होगी, u1 माइनस u0 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज इक्वल टू GI XI और बीटा। बीटा क्या है, बीटा वो पैरामीटर है जो बाकी सारे फैक्टर्स को कंसीडर कर रहा है, ठीक है। अब y1 की जगह अगर वो प्रोबेबिलिटी हो y0 की वो काम ना करना चाहे तो तब क्या होगा, 0/x। देखिए मैंने आपको बताया था जब मैंने प्रोबेबिलिटी की पहली क्लास ली थी कि जो टोटल सम होता है प्रोबेबिलिटीज का वो 1 होता है, और अगर हमें किसी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, लेट्स से टोटल सम जो प्रोबेबिलिटी 1 है और उसमें से एक की प्रोबेबिलिटी x गिवन है तो दूसरे की क्या हो जाएगी 1 माइनस x, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी ये है तो इसको क्या करेंगे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी μ1 0। आगे भी क्या करेंगे इसको, यहाँ पे भी 1 माइनस GXI बीटा, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। अब इसमें जो PI है, ये जो PI है, यहाँ पे जो PI लिखा हुआ है जो प्रोबेबिलिटी है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये होगी रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी। और जो 1 माइनस P है, P जो है वो क्या है, रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी, और 1 माइनस P क्या है, नॉन रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है, नॉन रिस्पॉन्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इतने में कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन निकालना चाहें, यानी कि हम मीन निकालना चाहें, किस चीज़ का मीन निकालना चाहें कि वो बंदा काम करता है y1/x, ये निकालना चाहें तो वो किस तरीके से निकलेगा, काम करने की प्रोबेबिलिटी 1, ये काम करने की प्रोबेबिलिटी है, और काम करने को हमने क्या माना है GXI बीटा। काम ना करने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0, और काम ना करने की क्या है ये 1 माइनस GXI बीटा। अब देखिए ये तो 0 जो है इसके मल्टीप्लाई में 0 है तो ये वाली तो टर्म खत्म हो जाएगी, केवल हमारी क्या टर्म बचेगी, ये टर्म बचेगी, और इसको क्या लिखते हैं GXI बीटा। ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी चॉइसेस मॉडल में ये चीज क्यों आती है, ये इसका बैकग्राउंड था। टीचर कर रहा है कि एक्स में चेंज क्या आएगा अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में कोई भी चेंज होता है तो, ठीक है। ये XI और बीटा का काम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कोई भी एक ऐसा मॉडल चूज करना है जो कि GXI और बीटा के लिए अप्रोप्रिएट हो। अब यहाँ से लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल और लॉजिट मॉडल और पॉबिट मॉडल का कॉन्सेप्ट आता है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का ही है, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल। इस मॉडल में क्या होता है, इस मॉडल में जैसे कि बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के मॉडल होते हैं, ये मॉडल बिल्कुल वैसे ही होता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। GXI बीटा, इसको इक्विवेलेंट लिखा जाता है XI बीटा, और XI के अंदर क्या होते हैं जो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उनको कंसिडर कर दिया जाता है, और साथ में ये लीनियर प्रोबेबिलिटी का मॉडल बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि एक तरफ डिस्क्रीट है, दूसरी तरफ कॉन्टिन्यूअस है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस को इक्वालिटी में रखते हैं, जो कि एक अपने आप में सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जो हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था y = 1, y = 0, ये हमारा रैंडम चॉइस थी, ये हमने अपनी तरफ से नंबर दिए थे ना कि भाई जो काम करता है उसको 1 दे देते हैं, जो काम नहीं करता है उसको 0 दे देते हैं। अगर ये 1 और 0 की जगह कुछ और हो जाए तो लेट्स से अगर ये 0 नहीं होता,
यहाँ पे 2 होता तो क्या वो हमारी एक टर्म एलिमिनेट हुई होती? नहीं हुई होती। वो टर्म भी हमें कंसीडर करनी पड़ती है और उसकी वजह से हमारा जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। ठीक है, क्योंकि ये 0 और 1 के बीच का कोई भी एरर दे सकता है, इससे जो एरर टर्म है, एरर टर्म भी केवल 2 वैल्यूज ले सकती हैं। भाई एरर टर्म 2 वैल्यूज क्यों ले सकती हैं? क्योंकि y केवल 2 वैल्यू हमने एज्यूम किया है। ठीक है, अगर ये y 1 और 0 एज्यूम नहीं होगा तो हमारी एरर टर्म्स की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसकी बहुत सारी कमी होने की वजह से ये अप्रोप्रिएट मॉडल नहीं है। तो अप्रोप्रिएट मॉडल क्या है? अगला क्वेश्चन ये होता है, लेटेंट रिग्रेशन अप्रोच एक तरीका होता है क्वालिटेटिव चॉइस एनालिसिस को करने का। लेटेंट रिग्रेशन में, लेटेंट का मतलब क्या होता है? छिपे हुए। कुछ जो उसमें फैक्टर्स होते हैं वो छुपे हुए होते हैं लेटेंट रिग्रेशन में, और उसके हेल्प से 2 मॉडल बनते हैं। एक होता है लॉजिट मॉडल, एक होता है प्रोबिट मॉडल। इनके बीच में मैं डिफरेंस आपको बता देती हूँ। ठीक है, लेट्स से ये जो हमारा फंक्शन है ये लॉजिट और प्रोबिट मॉडल में हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, xi बीटा। कोई डिफरेंस नहीं है, केवल नाम f g की जगह f कर दिया है। ठीक है, तो जो लॉजिट मॉडल होगा इसमें ये लॉग डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। और आपको पता है लॉग डिस्ट्रीब्यूशन का काम क्या होता है? लॉग डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को भी इजी कर देता है। जैसे कि अगर m की पावर n, इसको सॉल्व करना हो तो n log m इंटू n log m प्लस log n। बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए लॉग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होता है, इसीलिए लॉजिट मॉडल में हम लॉग डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। और इसमें जो हम fxi भी है, इसमें हम मानेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि स्टैटिस्टिक्स का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, जिसमें मीन जो होता है वो 0 होता है, वेरिएंस जो होता है वो 1 होता है, और इस तरीके से इसका फिगर बनता है। ठीक है, तो जो लॉजिट मॉडल है और जो प्रोबिट मॉडल है, इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बैकग्राउंड बताया है कि डिस्क्रीट चॉइस मॉडल में लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल क्या होता है, इसके अंदर ऐसी क्या कमी थी, ऐसी क्या शॉर्टकमिंग थी जिसकी वजह से लॉजिट और प्रोबिट मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया गया। आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लें, लेकिन ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। इसमें से नेट में से अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया है पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से, लेकिन ये टॉपिक कवर करा दिया क्योंकि सिलेबस में था तो करना था, और अगर आएगा भी तो इससे ऊपर नहीं आएगा। इतना आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। क्या पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि जो लॉजिट मॉडल है उसमें वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, प्रोबिट में कौन सा, लीनियर प्रोबेबिलिटी मॉडल का क्या आपका फाइनल बन के आता है, ये इसको पूछ सकते हैं वो। दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे। इसके साथ में हमारा इकोनोमेट्रिक्स का सिलेबस ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम सीरीज एनालिसिस को समझेंगे, जो कि हार्डली 2 वीडियो का टॉपिक है, और उसके बाद में इकोनोमेट्रिक्स पूरा डन हो जाएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस गाइज। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आप तक पहुँचे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।